नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंच पाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। सीएम मनोहर लाल करनाल के दौरे पर रहे और इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कई सौगातें दी हैं और जनसंवाद के दौरान लोगों की समस्याओं को भी सुना। सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान तीर्थ परियोजना को लेकर के 8 बड़े ऐलान किए हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए। करनाल को सीएम मनोहर लाल की तरफ से बड़ी सौगात दी गई है। मुख्यमंत्री ने करनाल वासियों को एक नहीं 8 बड़ी सौगातें दी हैं। सीएम ने स्थानीय लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह के परिसर से कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा करनाल जिला में करीब 1177 लाख रुपए की लागत से तैयार की जाने वाली 8 तीर्थ परियोजनाओं का शिलान्यास करके बड़ी सौगात दी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र विश्व में प्रसिद्ध तीर्थ है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने मानवता की भलाई के लिए गीता का उपदेश दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड केवल कुरुक्षेत्र जिला के तीर्थों की ही देखभाल करता था, लेकिन अब कुरुक्षेत्र में गीता जयंती का स्वरूप बदलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने लगा है। तब से लेकर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध तीर्थ के अंतर्गत 48 कोस की परिधि में स्थापित 164 तीर्थों के महत्व को समझाते हुए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा जीर्णोद्धार किया जा रहा है। सीएम ने यह भी कहा कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा तीर्थ परिक्रमा को विकसित करने का भी निर्णय लिया जा रहा है, ताकि लोगों की आस्था के केंद्र तीर्थों पर गाँव के लोगों के साथ साथ बाहर के लोग भी दर्शन के लिए आए। इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। पहली बात तो इसकी भूमिका दिखाई है कि कुरुक्षेत्र जो है ये न केवल देश में बल्कि विश्व में एक प्रसिद्ध स्थान तीर्थ स्थान के नाते से उभर करके आया है। भगवान कृष्ण ने गीता जी का संदेश कुरुक्षेत्र में दिया और जो महाभारत का युद्ध हुआ वो युद्ध केवल कुरुक्षेत्र शहर के आसपास नहीं था, थानेसर शहर के आसपास नहीं था, बल्कि पूरी 48 कोस का जो एरिया है, जो परिक्रमा जिसको कहते हैं, 5 जिलों में ये एरिया आता है। कुरुक्षेत्र में है, करनाल में है, पानीपत में है, कैथल में है और जींद में है। तो जैसा बताया कि 164 ऐसे तीर्थ, ऐसे गांव, ऐसे सरोवर, ये सब अभी उपलब्ध है और जिनका कहीं न कहीं किसी साहित्य में, प्राचीन साहित्य में वर्णन है। और वो जितने भी सरोवर है वो किसी न किसी उस समय की घटना के ऊपर आधारित उनके नाम भी रखे गए। मुख्यमंत्री ने निसिंग ब्लॉक के गांव बालू में 86.89 लाख रुपए की लागत से पृथ्वी तीर्थ, गांव ओगंद में 112.11 लाख रुपए की लागत से रघुवेंद्र दशरथ तीर्थ, निसिंग ग्रामीण में 159.31 लाख रुपए की लागत से मिश्रक तीर्थ, असंध में 40 लाख रुपए की लागत से धन क्षेत्र तीर्थ, गांव अंजन थली में 229.77 लाख रुपए की लागत से अंजनी तीर्थ, गांव पतनपुरी में 29 लाख रुपए की लागत से प्रोत्साहन तीर्थ, गांव सीतामाई में 134.52 लाख रुपए की लागत से वेदवती तीर्थ तथा गांव बस्तली में 183.06 लाख रुपए की लागत से व्यास स्थल तीर्थ के कार्य का शिलान्यास किया। चलिए अब आपको हरियाणा में चल रहे तीर्थ योजना के बारे में भी जानकारी देते हैं। दरअसल सीएम मनोहर लाल ने बुजुर्गों को ये सौगात दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक स्थलों की यात्रा कराने के लिए हरियाणा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 2023 को शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत गरीब परिवार के व्यक्ति को निःशुल्क तीर्थ यात्रा का लाभ दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत 60 वर्ष या इससे अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत 70% खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता है और बाकी का 30% खर्च लाभार्थी को स्वयं वहन करना होता है।
प्रतिवर्ष इस योजना के अंतर्गत पर्यटन विभाग द्वारा 250 वरिष्ठ नागरिकों को विशेष स्थलों पर तीर्थ दर्शन कराने हेतु ले जाया जाता है। इस योजना का लाभ हर धर्म का व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। 4 नई योजनाओं की घोषणा भी की गई है। एक HSVP जो हमारा सरकारी एक प्राधिकरण है, उनके पास कुछ रजिस्ट्रेशन का पैसा आता है जिनको वो ऑक्शन करते हैं प्लॉट। तो ऐसा उनके पास 9 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया। तो उन्होंने कहा किसी अच्छे काम में हम CSR की योजना में पैसा लगाना चाहते हैं। तो हमारी जो वेलफेयर ऑफ चाइल्ड काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, जिसमें ये बनी है ना रंजीता मेहता जी, वही है ना, वेलफेयर काउंसिल ऑफ चाइल्ड, तो उनको 2 करोड़ रुपया उसमें से अनुदान के नाते दिया ताकि वो बच्चों की देखरेख में उस चीज को आगे बढ़ाएं। सीएम मनोहर लाल द्वारा चलाई जा रही तीर्थ योजना का लाभ आपको बता देते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा BPL परिवारों के वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक स्थानों के दर्शन के लिए मुफ्त यात्रा का लाभ प्रदान करती है। इस योजना के माध्यम से लगभग 200 वृद्ध जन 5 मई से 8 मई तक श्री राम जन्मभूमि अयोध्या की यात्रा करेंगे। गरीबी रेखा से नीचे BPL परिवारों के लिए कुल लागत का 70% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और बाकी 30% लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। इस योजना में राज्य के सभी वरिष्ठ नागरिकों को मौका मिलेगा। इसके लिए लाभार्थियों का चयन लॉटरी ड्रॉ के द्वारा किया जाएगा। हर साल लगभग 250 बुजुर्गों को इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। BPL परिवार से संबंधित कुछ नागरिकों को पति पत्नी का खर्चा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। सीएम मनोहर लाल के इस योजना के लिए ये है पात्र। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। इस योजना के तहत केवल गरीब परिवार के वरिष्ठ नागरिक ही पात्र होंगे। BPL श्रेणी के बुजुर्ग भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। गैर BPL परिवार के नाम लिखो इस योजना का लाभ प्राप्त होने के लिए 30% खर्च देना होगा। आवेदन करने वाले बुजुर्ग का मानसिक तथा शारीरिक तौर पर स्वस्थ होना अनिवार्य है। तीर्थ दर्शन योजना में राज्य के हर धर्म के लोग आवेदन कर सकते हैं। कुल मिलाकर सीएम मनोहर लाल के इस योजना का लाभ आम जनता को मिल रहा है। करनाल में अब जीर्णोद्धार के साथ ये योजना और आगे बढ़ेगी और बुजुर्गों को लाभ मिलेगा। सीएम मनोहर लाल की कोशिश रहती है कि प्रदेश का हर वर्ग सुखी रहे और सभी को सरकार की योजना का लाभ मिले। सीएम मनोहर लाल लगातार जनसंवाद कर रहे हैं और हर योजना की जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने एक बार फिर से PPP का जिक्र किया और एक बार फिर इसके फायदे गिनाए। सीएम मनोहर लाल ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने की बात भी करते हुए नजर आए। एक रिपोर्ट आप देखिए। सबका साथ सबका विकास के आधार पर सरकार काम कर रही है और यही कारण है कि तमाम योजना का लाभ हर वर्ग को दिया जा रहा है ताकि सब अपना विकास कर सके। सीएम मनोहर लाल ने योजनाओं को लेकर पहले ही कहा था कि रूपरेखा तैयार कर ली गई है। जब योजना शुरू की गई थी तब सीएम ने क्या कुछ कहा था, सुनवाते हैं। वहाँ पर व्यवस्थाएं सारी बता दी गई हैं। उनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ब्लॉक लेवल के जो लोग हैं उनको सब व्यवस्था बता दिए गए हैं। ADCs DCs के साथ डिटेल्ड एक मीटिंग भी हुई है और उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस भी हुई है। उनको SOP बना करके जारी भी कर दिया गया है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या करना है, विभागों ने क्या करना है, बैंक से क्या अपेक्षा है और जो बेनिफिशियरी संभावित बेनिफिशियरी है उससे क्या क्या जानकारी लेनी है। बहुत सी जानकारियां तो परिवार पहचान पत्र में ले ली गई हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त व्यवसाय के नाते, काम के नाते, इनकम बढ़ाने के नाते उनसे भी पूछताछ की जाएगी। जो योजनाएं सारी आपको एक पत्रक और दिया गया है जिसके अंदर योजनाओं का उल्लेख है सब। और इस योजनाओं में मैं अभी पढ़ रहा था, योजनाएं तो 50 से ऊपर लिखी हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो शायद व्यक्ति के लिए नहीं है, ग्राम के लिए हैं, बस्ती के लिए हैं,
विभागों के लिए हैं, तो व्यक्तियों के लिए लगभग 42 योजनाएं ऐसी हैं जिसमें से व्यक्ति अपनी इनकम बढ़ा सकता है। तो उस प्रकार की ये सब योजनाएं दी गई हैं। इनके सब के वहाँ हर एक कैंप के बाहर कई कई जगह चार्ट लग जाएंगे। उन चार्ट्स को पढ़ेंगे, उसमें बेनिफिट यानी क्या मिलेगा उनको, लोन का मैक्सिमम लिमिट क्या है और उसकी पात्रता क्या उसमें तय की गई है। अलग अलग वर्गों के लिए, जैसे एससीज के लिए कुछ योजनाएं हैं, बीसीज के लिए योजनाएं हैं, महिलाओं के लिए हैं, दिव्यांगों के लिए हैं, गरीबी के हिसाब से कुछ हैं, कृषि की अलग हैं, उद्योग की अलग हैं, लघु उद्योग जो है एमएसएमई है उसकी अलग हैं, और स्किलिंग की योजनाएं अलग हैं। 3 महीने का स्किलिंग का कोर्स करने के बाद उनको कोई ना कोई व्यवसाय करने में आगे कैसी सुविधा मिलेगी। तो ऐसे एक मल्टीपल एक जिसको कहना चाहिए एक अफेयर्स, ये इसके अंदर बताए गए हैं। जाते ही व्यक्ति एक वेलकम डेस्क के ऊपर जाएगा ताकि उसको कोई बात आगे कहाँ जाना है इसकी जानकारी नहीं है तो बता दी जाएगी। सब लिखित होगा तो भी एक वेलकम डेस्क होगा। उसके बाद कम से कम 5 काउंसलिंग सेंटर्स होंगे। वो किसी भी एक काउंसलिंग सेंटर पर जाएगा, सब जानकारियाँ ली जाएंगी, उससे पूछताछ की जाएगी कि किस प्रकार का काम वो कर सकता है। कोई व्यक्ति खेती से जुड़ा कर सकता है, कोई पशुपालन की दृष्टि से कर सकता है, कोई मशरूम के नाते से कर सकता है, कोई दुकान बना सकता है, कोई सरकारी योजनाओं में योजना उसका लाभ उठा सकता है। तो उसी हिसाब से उन काउंटर्स पर भेजा जाएगा। उन काउंटर्स पर डिटेल्ड 5-6 लोग रहेंगे, डिटेल्ड एक जानकारी उससे लेकर के उसको रिकमेंड किया जाएगा कि हाँ ये काम ये कर सकता है। एक की बजाय 1, 2, 3 भी बताए जा सकते हैं, इन 3 में से भी कोई कर सकता है। वो फिर बैंक्स के काउंटर्स होंगे। उन बैंक के नोडल जो बैंक होंगे उस क्षेत्र के, कहीं 5 हैं कहीं 6 हैं, ऐसे बैंक्स के सबके अपने अपने काउंटर होंगे। वो फिर बारी बारी से उनको भेजेंगे। अगर उस सामने वाले का कहीं बैंक अकाउंट है तो उस पर भेजा जाएगा, नहीं है तो किसी को भी काउंटर पर भेजा जाएगा। वो बैंक वाला उस सारे पत्रक को देख करके, और बैंक्स को हमने कहा है कि जहां कोई गारंटी की जरूरत नहीं है तो कोई गारंटी आपने पूछनी नहीं है। बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं केंद्र सरकार की ओर से तय की गई हैं, बैंकों ने मानी हुई है कि इसकी कोई हमने कोलेटरल नहीं लेना, गारंटी नहीं लेनी है। केवल उसकी योग्यता ठीक होनी चाहिए, वो काम ठीक प्रकार से कर सकता है, ताकि एक विश्वास है कि वो अर्न करेगा और बैंक को वापस करेगा। अगर उसमें इतनी योग्यता ही नहीं है तो शायद बैंक वाले उसको रिफ्यूज करते हैं। लेकिन वो सारा काम चूंकि हमारे डिपार्टमेंट सब उसमें जुड़े हैं, उसकी काउंसलिंग कर रहे हैं, और इतनी छलनी जो सारे सिस्टम के अंदर से निकाले जाएगी उस सारे विषय को, तो बैंक्स को सुविधा हो जाएगी। फिर बैंक्स को हमने कहा कि नहीं, जो हमने तय किया है या जो हमने रिकमेंड किया है उसमें से कोई ना कोई एक काम का लोन आपने देना ही है। कुछ स्कीम्स ऐसी हैं, नई स्कीम्स मानो बन सकती होंगी, तो उसका अगर बैंक्स की जरूरत होगी तो उसका जो गारंटी है, बैंक गारंटी, वो यानी गवर्नमेंट गारंटी देगी, ताकि कल को डिफॉल्ट हो जाता है कोई एनपीए ना हो, ताकि वो गवर्नमेंट की ओर से भी दिया जा सकता है। गवर्नमेंट के पास बहुत सी स्कीम्स ऐसी होती हैं हम ग्रांट भी देते हैं। तो हम ये सारी चीज़ें उसमें सब करने के बाद और उनको वहाँ भेजेंगे। दिन भर का ये मेला चलेगा। हर 2-2 घंटे के लिए एक उनके स्लॉट बना करके सूचना दी गई है। अगर मैंने 500 लोग बुलाए हैं तो 2 घंटे में मानो 250 लोग बुलाए या 100 लोग बुलाए, अगले 2 घंटे में 100 नहीं, मानो 4 स्लॉट बनाए होंगे तो 180 के लगभग दिए हमने। तो उस हिसाब से 3 बजे तक का समय दिया ताकि 5 बजे तक समाप्त हो जाए। ऐसे 2-2 घंटे के स्लॉट बना के दिए हैं। अब ये सारी प्रक्रिया होने के बाद में जाते समय एक काउंटर और रखा हमने फॉर्म जमा कराने का। एक फॉर्म रहेगा इसके साथ, वो फॉर्म सब जगह अपने अपने कमेंट्स सबने लिखने हैं, लिख करके बैंक वाले भी लिखेंगे, और लास्ट में जो उसका फॉर्म जमा कराने का काउंटर, क्या नाम दिया उसका, फॉर्म सबमिशन डेस्क, वहाँ वो सबमिशन करेगा, अपने साइन करेगा और चला जाएगा। इन सब का विश्लेषण करने के बाद बैंक्स के लोग, कुछ उनकी फॉर्मेलिटी होती हैं, जैसे तो सिविल, बैंक के लोग उसको चेक करते हैं कि क्या इस व्यक्ति ने पहले तो कोई लोन नहीं लिया हुआ, उसमें डिफॉल्टर तो नहीं है, बड़ा डिफॉल्टर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, वो तो जानकारियां बैंक के सिविल से सिस्टम से मिलेंगी, उसको वो चेक करेंगे। अगर उसमें कोई छोटा मोटा फॉल्ट है तो कल को सरकार को कोई योजना बनानी होगा, बनाएंगे। लेकिन ये सब अगले 10 दिन तक बैंक की प्रोसेस चला करके उसमें निर्णय लेकर के, जब ये 25 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा सब, तो जनवरी में इनके सबके सेकंड कैंप लगेंगे, और सेकंड कैंप में जिनके लोन सैंक्शन उनको लोन दे दिया जाएगा,
जिनकी कठिनाई होगी उस कठिनाई को दूर करने की कोई स्कीम सरकार को बनानी होगी वो बनाएंगे, या कोई नई योजना अगले को देनी होगी। कोई मानो लगता है हमें भी इसको लोन देने की बजाय इसको तो कोई छोटा काम किसी प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ ये लग करके काम कर सकता है, इसको सैलरी मिल जाए, या इसको अनपढ़ ही है बिल्कुल मजदूरी का ही काम कर सकता है तो मनरेगा का अंदर काम उसको दिलाया जा सकता है। तो बैंकों के अंदर कोई डिफॉल्ट इस प्रकार का मिलता तो उनको बिना लोन के भी उनकी इनकम कैसे बढ़ सकती है इसकी योजना बनाई जाएगी। लेकिन जनवरी में इन सबको लोन दे दिए जाएंगे। तो इस सारे चरण में अभी 1.5 लाख परिवारों को बुलाया गया है, 1 लाख परिवारों को सहायता जरूर हो जाए। इस दौरान सीएम ने कहा कि जो मामले पेंडिंग हैं, उन्हें जल्द ही निपटाया जाएगा। इस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगर सीएससी स्तर पर अपलोड किए गए डाटा में किसी भी प्रकार की गलती होती है तो उस गलती को 48 घंटों के अंदर दुरुस्त किया जाए, ताकि लोगों को सेवाओं के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े। इसके अलावा सीएससी संचालकों ने 60 वर्ष की आयु से अधिक नागरिकों की आयु सत्यापन का विषय भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। इस पर मुख्यमंत्री ने बताया कि 58 से 60 वर्ष की आयु की सत्यापन की प्रक्रिया सुगमता से चल रही है और 60 वर्ष आयु वर्ग से अधिक की सत्यापन प्रक्रिया भी सरकार जल्द शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुशासन के नाते से विभागों की लगभग 550 से अधिक योजनाओं और सेवाओं को ऑनलाइन नागरिकों तक पहुंचाया जा रहा है। ये सिर्फ सीएससी के माध्यम से ही संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में यदि कोई व्यक्ति वृद्धावस्था पेंशन के लिए निर्धारित आयु पूरी कर लेता है तो उसे अपनी पेंशन बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से उसकी पेंशन अपने आप शुरू हो जाती है। इसके माध्यम से 64,000 से अधिक बुजुर्गों को घर बैठे पेंशन देने का काम किया है। इसी प्रकार परिवार पहचान पत्र के डेटा का उपयोग कर प्रदेश के अंत्योदय परिवारों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए आयुष्मान चिरायु योजना के तहत लगभग 75 लाख चिरायु कार्ड बनाए जा चुके हैं। प्रदेश सरकार ने अंत्योदय परिवारों की स्वास्थ्य जांच के लिए निरोगी हरियाणा योजना भी शुरू की थी। इस योजना के तहत परिवार पहचान पत्र के डेटा का उपयोग करके पिछले लगभग 5 माह में 9,36,000 गरीबों के स्वास्थ्य की जाँच की गयी तथा लगभग 62 लाख लैब टेस्ट किए गए हैं। लगभग 32 लाख परिवारों को घर बैठे ऑटोमेटिक ढंग से एक बीपीएल कार्ड निशुल्क बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सुशासन के नाते से एक कदम और आगे बढ़ते हुए परिवार पहचान पत्र डाटाबेस में उपलब्ध डेटा का उपयोग करते हुए सरकार ने विशिष्ट विभागों को नागरिकों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी है। 6 वर्ष तक के आयु समूह को महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंपा गया है ताकि हर जरूरतमंद बच्चे की देखभाल की जा सके, भले ही बच्चा वर्तमान में आंगनवाड़ी केंद्र में जा रहा हो या नहीं। 6 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष तक के आयु समूह को स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपा गया है ताकि विभाग ये सुनिश्चित करे कि कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर न रहे। हमने लोगों के राशन कार्ड बनाए, हमने लोगों को आयुष्मान भारत की योजना का लाभ पहुंचाया, हमने वृद्धावस्था पेंशन ये लोगों की अपने आप बने। 60 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति थोड़ा लाचारी का जीवन व्यतीत करता है तो उसको कहीं भी सरकारी दफ्तरों में चक्कर न काटने पड़े, कोई दरखास्त न देनी पड़े, कोई दस्तावेज लेके न चलना पड़े, तो उसको अपने आप घर बैठे 60 वर्ष के होने के बाद पेंशन देने का काम ये हमारा सेवा विभाग वो कर रहा है और इससे हमारे जो लाखों लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। हमने चिरायु हरियाणा आयुष्मान भारत के साथ जोड़ करके आगे किया और इसका रजिस्ट्रेशन जो प्रारंभ कराया है, जो आपके माध्यम से भी सब हो रहा है, इसमें 75 लाख लोगों का और एक प्रकार से आयुष्मान चिरायु योजना के कार्ड ये बनाए जा चुके हैं। इसके साथ निरोगी हरियाणा योजना ये भी हमने शुरू की ताकि हर गरीब परिवार के सदस्य का उसकी जो जांच है वो जांच भी अस्पतालों के माध्यम से, हमारे डिस्पेंसरी सीएससीज उनके माध्यम से जांच होनी शुरू हो ताकि उसके टेस्ट, एक उसका जो स्वास्थ्य कार्ड है उसके आधार पर वो बनना शुरू हो और उसका रिकॉर्ड हर व्यक्ति के इलाज के समय उसका स्वास्थ्य कार्ड का जो रिकॉर्ड है, डाटा है, वो काम आएगा ताकि उसको प्रारंभ में ही इस जांच के माध्यम से जो लाभ होता है उसका भी एक उल्लेखनीय योगदान आपका है। तो हम लोग धीरे धीरे ऐसे बीपीएल परिवारों को ये जो सब लाभ पहुंचा रहे हैं, इन लाभ को पहुंचाने में अपना अपना जो योगदान है। हमारे यहाँ एक कल्पना की गई है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सबसे पहले गरीब व्यक्ति को मिलना चाहिए। इससे पहले क्या होता था कि योजनाएं तो गरीब के लिए बनती थी, लेकिन उसका लाभ उठाने के लिए गरीब को छोड़ करके
बाकी लोग जो थोड़ा दबंग वृत्ति के होते थे, जो योजनाओं का लाभ उठाने में बहुत ही माहिर होते थे, वो सब जाकर के योजनाओं का लाभ उठाते थे और गरीब आदमी पंक्ति में खड़ा रह जाता था। लेकिन अब चूंकि हर निश्चित व्यक्ति को उसका लाभ ये अंकित है कि इसको क्या मिलेगा, उसको सूचना दी जाती है कि ये लाभ आपको मिलेगा। उस लाभ को लेने के लिए वो आता है और आपके यहाँ CSC सेंटर्स पर वो सूचना देता है और उसके हिसाब से आप ऑनलाइन फॉर्म उसका भर के दे देते हैं। एक बहुत बड़ा लाभ उसको होता है। हमेशा CSC की तरफ वो देखता रहता है। जब भी उसको योजना को लेनी होती है उसका ध्यान CSC की तरफ जाता है। CSC का काम एक प्रकार से हमारे यहाँ भले ही नया है लेकिन बहुत सक्सेसफुल तरीके से आगे बढ़ गया है। वो आपकी दुकान को CSC के नाते से जानता है। हमने अटल सेवा केंद्र आस्क नाम से भी उसका नाम प्रचलित करना शुरू किया था, लेकिन फिर भी जब भी पूछो कि कोई सेवा कहाँ मिलेगी, CSC पर मिलेगी। तो CSC का मान सम्मान ये बहुत बढ़ गया है। इसका जो लाभ उनको निरंतर ऑनलाइन मिलता रहे, इसलिए आपकी व्यवस्था जितनी बढ़िया होगी उस व्यवस्था के नाते से आप लोग जो उनकी सेवा करेंगे। और इस नाते से जो जानकारी मुझे दी गई है कि लगभग 30 से 35 हजार CSCs के ऊपर ये सेवा उनको दी जा रही है। आप लोग साक्षरता के अभियान को चलाने वाले एक प्रकार से डिजिटल सक्षम भी हैं और साथ में साक्षर भी हैं। साक्षर व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति जब इस प्रकार से काम करता है तो उसका निश्चित रूप से लोगों में एक सम्मान बढ़ता है। पिछले 5 मास में इस डाटा का जो उपयोग करने वाले जो लोग हैं, जिनको हम सेवाएं दे रहे हैं, 9,36,000 गरीबों के स्वास्थ्य की जांच हुई है। 62 लाख लैब टेस्ट ये सब किए गए हैं। तो ये सब आखिर तो इस हिसाब से हुआ है। परिवार पहचान पत्र के हिसाब से जन्म मृत्यु इसका पंजीकरण भी हमने किया है, ताकि जन्म और मृत्यु का जो पंजीकरण करने के बाद जो परिवारों का डाटा है वो रियल टाइम बेस्ड उसकी संख्या ये हमारे पास होती है। बच्चे 0 to 6 ये जो बच्चे हैं इनका हम अलग से हमारा जो WCD डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से उनकी चिंता करते हैं, उनका ख्याल करते हैं। 6 से लेकर के 18 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनका स्कूल की शिक्षा में उनका कितना दाखिला किस स्कूल में हुआ है। कुछ बच्चे जो न प्राइवेट स्कूल में जाते हैं न सरकारी स्कूल में जाते हैं, आखिर उनकी तलाश करना ये भी हमारे लिए इसी के माध्यम से संभव हो पाया है। इसी प्रकार जो 18 साल से 25 साल के युवा हैं, ये हायर एजुकेशन का डिपार्टमेंट उसको जो है ढूंढता है, उसको एजुकेशन के नाते या स्किलिंग के नाते उसको काम में लगे ये प्रेरणा दी जाती है, ताकि बड़ा होकर के अपने व्यवसाय को वो कर सके। इसका भी उसको जो लाभ है इसी परिवार पहचान पत्र के माध्यम से मिलता है। इससे ऊपर भी CSC सरकार और जनता के बीच एक कड़ी का काम कर रहे हैं। प्रदेश में लगभग 13,000 सक्रिय सामान्य सेवा केंद्र संचालित है। इन केंद्रों में विभिन्न प्रकार की 12,938 सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इनसे जहां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिला है, वहीं नागरिकों को अपने घर के नजदीकी सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 में CSC के माध्यम से 1,72,39,000 ट्रांजैक्शन हुए हैं। जो लोग 25 साल से 40 साल तक के हैं, जो एक प्रकार से युवा और यानी एंटरप्रेन्योरशिप में अपने योगदान को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका ध्यान भी हमारा जो युवा और यूथ एम्पावरमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो उसको ध्यान रखता है। 40 वर्ष से लेकर 60 वर्ष से ऊपर के लोग, सेवा विभाग इनकी चिंता करता है, ताकि उन लोगों की कोई समस्या है उसको भी हम ध्यान रखें। उनकी पेंशन बनी है अथवा नहीं बनी है इसकी हम चिंता करें। उनको राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनको आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सब चिंता सेवा विभाग करता है। और जो जो सेवाएं उनको मिलती हैं, आखिर तो उनको अप्लाई करने के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि जाइए अपने गांव की, मोहल्ले की जो CSC है वहां जाकर के आप अप्लाई करिए, और अप्लाई करने के बाद ऑनलाइन सेवा सब पहुंच जाती है। अभी पिछले 2 महीने से मैं जनता की सेवा के लिए जन संवाद के कार्यक्रम कर रहा हूं, और जन संवाद के कार्यक्रमों में मुझे ढेरों कागज मिलते हैं, ढेरों शिकायतें जो आती हैं उनको सबको एक प्लेटफॉर्म पर ला करके जन संवाद पोर्टल में हम डाल देते हैं, और उस जन संवाद पोर्टल से वो सारी जो जानकारियां हैं विभागों को पहुंचती हैं। विभाग उसको निश्चित समय में हल करता है, और हल करते समय हर एक एप्लीकेशन की ट्रैकिंग
ये जब होती है तो उस व्यक्ति को, जो कंप्लेनेंट होता है, उसको भेजी जाती है ताकि उसको पता रहे कि मेरी जो दी गई कंप्लेंट है उसका स्टेटस क्या है। ये सब डिजिटलाइज्ड सर्विस होने के नाते से यहाँ तक जो है हम सब कर पाए हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि चाहे व्यक्ति को राशन कार्ड चाहिए, चाहे उसको चिरायु अथवा आयुष्मान कार्ड चाहिए, बिजली या पानी का बिल भरना हो, आयकर भरना हो, वाहन बीमा भरना हो, जीवन सुरक्षा बीमा हो, गैस बुकिंग हो, ये आदि सब सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलती हैं। और इनमें से बहुत सी सुविधाएं CSC सेंटर्स के माध्यम से भी उनको उपलब्ध कराई गई हैं। अभी तक ये जितने भी प्रोग्राम चले हैं और CSC के माध्यम से आपके द्वारा जो हुए हैं, अभी तक 1,72,40,000 ट्रांजैक्शन ये CSC के माध्यम से हो गई है। तो इतनी बड़ी संख्या में आप जो सब काम करते हैं, हमारी गवर्नेंस को स्मार्ट गवर्नेंस बनाने के लिए आप उपयोगी हैं। स्मार्ट गवर्नेंस यानी वो सिंपल है, वो मॉरल है, वो अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है एंड ट्रांसपेरेंट है। यानी इसी को मिलाकर के एक स्मार्ट गवर्नेंस, और स्मार्ट गवर्नेंस तभी मिलती है जब ये सब चीजें डिजिटलाइज तरीके से, गवर्नेंस के माध्यम से, सुशासन के माध्यम से लोगों तक पहुंचे। इससे साबित होता है कि सीएम मनोहर लाल योजना शुरू करने से लेकर उसके संचालन तक पूरी जानकारी ले रहे हैं और समय समय पर जनता को जागरूक करते रहते हैं ताकि सभी को योजना का लाभ मिले और हर कोई विकास। चलिए फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।